खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। रामगढ़ में 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए भारी जाब्ता किया तैनात। 150 से ज्यादा क्रिटिकल बूथों पर लगाई पैरामिलिट्री फोर्स। अवैध शराब और पैसे के लेन देन पर निर्वाचन विभाग ने टिकाई नजर। अफसरों ने नाकों का लिया जायजा। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल के दबाव में सरकारी मशीनरी द्वारा काम के लगाए आरोप। जितेंद्र सिंह और जूली ने उपचुनाव की व्यवस्था पर उठाए सवाल। और उपचुनाव मतदान से पहले कांग्रेस और भाजपा ने की अपनी जीत के दावे। सुखवंत सिंह और आर्यन जुबेर में है सीधी टक्कर। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। रामगढ़ में बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपचुनाव का मतदान होगा। इसके लिए एक दिन पूर्व मंगलवार को बाबू शोभाराम कला कॉलेज से मतदान अधिकारी रवाना हुए। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्तिका शुक्ला, SP संजीव नैन और चुनाव आयोग के अधिकारी बारीकी से निरीक्षण करते हुए नजर आए। यह कार्मिक निर्धारित बूथों पर पहुंचकर बुधवार को सुबह 7 बजे से मतदान करवाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार हर बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था के साथ ही क्रिटिकल बूथ पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। वहीं 43 माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ वीडियोग्राफर लगाए गए हैं। रवाना होने वाले मतदान दलों का EVM मशीन को लेकर बीच रास्ते में कहीं भी नहीं रुकने को कहा गया है। 6 सीनियर मजिस्ट्रेट और 28 सेक्टर ऑफिसर भी नियुक्त हैं। इसके अलावा मतदान दलों के साथ लगाए गए वाहनों की निगरानी GPS के माध्यम से की जाएगी। चुनाव को ग्रीन सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए 10 मॉडल पोलिंग बूथ पर ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि आपको विदित है, मतदान की तिथि जो है वो 13 नवंबर है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। आज हमारी मतदान दल जो है रवानगी पे, आज हमने सारी व्यवस्थाएं देख ली। अब हमारी पार्टीज़ लीव कर रही हैं फॉर द पोलिंग स्टेशन। इस पूरे मतदान को निष्पक्ष तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के उद्देश्य से माननीय ECI के सारे निर्देशों की पालना की गई है। हमारे जो 284 पोलिंग बूथ्स हैं, प्रत्येक लोकेशन पे हमने वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही हमारे जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं उन सभी पे हमें CAPF व अन्य तरीके के जो पुलिस के मेजर्स हैं, फोर्स मेजर्स हैं, उनसे उनको किया गया है सुदृढ़। इसके साथ ही हमारे 43 के करीब माइक्रो ऑब्जर्वर्स हमने नियोजित किए हैं, वीडियोग्राफर्स नियोजित किए हैं, जिससे प्रत्येक मतदान बूथ पे हमारी डायरेक्ट नज़र और डायरेक्ट पकड़ रहेगी। आज जो हमने पार्टीज़ का डिस्पर्सल किया उसमें भी 3-4 चीज़ों का उनको विशेष रूप से ध्यान रखने कहा गया है। पहला कि EVM को अपने साथ लेके किसी भी अनाधिकृत जगह पे ना रुके, कोई ठहराव ना हो, डायरेक्ट पार्टीज सारी हमारी पोलिंग स्टेशन पे पहुँचे। दूसरा कि इस पूरी प्रक्रिया में जो मॉक पोल की प्रक्रिया है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो पोलिंग प्रक्रिया है उसको बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन पूरा निष्पादित किया जाए। हमारे 6 हमने सीनियर ऑफिसर्स को एरिया मजिस्ट्रेट लगाया है, जो नॉर्मली 3 लगते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी देख के हमने 6 एरिया मजिस्ट्रेट्स लगाए हैं। सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स जो हैं हमारे, उनको कल की चुनाव की प्रक्रिया के लिए आज से ही वो फील्ड पे रहेंगे। हमारे 28 सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जिनके साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, जो लास्ट के 48 घंटे, 24 घंटे और पोल डे की जो निर्धारित प्रक्रिया है उस पर पूरी नज़र रखेंगे। कितने ग्रीन बूथ बनाए गए हैं, क्या इस बार उपचुनाव में स्पेशल रहने वाला है, और ऊपर जो GPS जो लगाए गए हैं उसका उद्देश्य क्या है? इस बार GPS सारी ही गाड़ियों में लगाए गए हैं जिनसे मतदान दल की रवानगी हो रही है। इसका यही उद्देश्य है कि बार बार हम फ़ोन करके चीज़ों का लोकेशन लेते थे, जिससे थोड़ा जैमिंग भी होता था नेटवर्क का। तो इस बार माननीय निर्वाचन आयोग के ही निर्देश थे कि हम इन सारी गाड़ियों पे GPS लगाएं, जिससे अब एक ऐप के माध्यम से मुझे सारी गाड़ियों की जो लोकेशन है आज से कल तक और वापसी तक, जो एक इशू रहता है कि गाड़ी कहीं और चली गई, रुक गई, वो हमें 100% मॉनिटरिंग रहेगी। एक और जो नई चीज़ स्टेट द्वारा करवाई जा रही है वो यह है कि हम सभी इलेक्शंस को ग्रीन इलेक्शन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री इलेक्शन बनाएंगे। इसका विशेष ध्यान जो है वो 10 मॉडल पोलिंग स्टेशंस पे रखा जाएगा। हम
अकेले रामगढ़ की विधानसभा में ही 10 पोलिंग स्टेशंस ऐसे बना रहे हैं। इन पोलिंग स्टेशंस पे खास बात ये होगी कि यहाँ सारा जो हमने स्वीप की गतिविधि की है, चाहे वो सेल्फी पॉइंट हो, फैसिलिटेशन सेंटर हो, पानी पीने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत ही इको फ्रेंडली तरीके से की गई हैं और एक बैम्बू के उपयोग से, लोकल चीज़ों के उपयोग से और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिल्कुल निषेध किया गया है। साथ ही इन सब की हम जो अंदर भी जो बैठने की व्यवस्था है उसमें भी हमने प्लास्टिक ना उपयोग हो इसकी पूरी ध्यान रखा है। उधर एसपी संजीव नैन ने बताया कि पुलिसकर्मी और होमगार्ड के साथ पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया है। इसके अलावा 60 मोबाइल पार्टी भी गठित की गई है। वहीं पैरा मिलिट्री फोर्स की 13 कंपनी और करीब 3,500 का जाब्ता लगाया गया है। एसपी के अनुसार देर रात पैसे या शराब के बंटवारे की रोक के लिए पुलिस, एसएसटी, एफएसटी सहित टीम लगातार सक्रिय है। आपको जैसा मालूम है 284 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें 6 ऑक्सिलरी बूथ हैं, 278 बूथ्स हैं। इस पर हमने पुलिसकर्मी, होमगार्ड को मतदान दल के साथ रवाना कर दिया है। क्रिटिकल पोलिंग बूथ का जाब्ता भी हमने रवाना कर दिया है। पुलिस सेक्टर मोबाइल पार्टी 28 जो हैं हमारी पिछले 2 दिन से सक्रिय हैं। एसएचओ, सीओज भी अपने एरिया में सक्रिय हैं। इसके अलावा हमने लगभग 60 मोबाइल पार्टियां और गठित करी हैं। लोकल एसएचओज हैं, सीओज हैं, 13 पैरामिलिट्री की फोर्सेज कंपनियां हैं, उनको भी हमने आवंटित कर दिया है। लगभग 3,500 का पुलिस बल हमने इसमें लगाया है। कल से धार्मिक उन्माद का ऐसा कुछ लगा जिसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार किया है, क्या मामला था? ऐसा कोई नहीं था। 2 पक्षों में कोई छोटी सी, 2 बच्चों में आपस में कोई छोटे से मामले को रास्ते में विवाद हो गया था। एसएचओ और पुलिस मौके पर तुरंत पहुंच गई, उसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं। सभी जगह हमारी एफएसटी, एसएसटी, क्यूआरटी मोबाइल पार्टियां सक्रिय हैं, जगह जगह राउंड लगा रही हैं। जितनी भी सूचना हमें मिल रही है उनको वेरीफाई कर रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसी सूचना पर हमें सत्यता नहीं मिली है। सभी सूचनाओं का हमने सत्यापन कर लिया है। अति संवेदनशील जो बूथ हैं उन पर सर एक्स्ट्रा जाब्ता लगाया है। अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के जो डायरेक्शन है उसमें क्रिटिकल पोलिंग बूथ इसका नया नाम दिया है। उस पर हाफ सेक्शन सीएपीएफ का है जो सशस्त्र होता है और उसमें लगभग 5 आदमी होते हैं, तो वो सीएपीएफ का जाब्ता होता है। पैरामिलिट्री फोर्स है वो 154 पॉइंट्स पे लगाया हुआ है। और वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने व्यवस्थाओं को देखने के लिए दौरा किया। उन्होंने एसएसटी, एफएफटी नाकों का जायजा लिया। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के बारे में रिटर्निंग अधिकारी से जानकारी ली। उनके साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी कायतपाल और रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र पाल सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि कोई भी गैर कानूनी गतिविधि की स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संवेदनशील समय है जिसमें अवैध शराब और पैसों के लेन देन की आशंका रहती है। इसकी रोकथाम के लिए जगह जगह जाब्ता लगाया गया है। रामगढ़ क्षेत्र में 284 बूथ हैं, जिनमें 154 बूथ को क्रिटिकल माना गया है। जैसा कि आपको विदित है, रामगढ़ उपचुनाव के अब आखिरी 48 घंटे शुरू हो चुके हैं। इन 48 घंटों में माननीय ईसीआई द्वारा जो हमारे निर्देश हैं उसमें लास्ट के 48 आवर्स में हमारा विजिल, हमारी इलीगल एक्टिविटीज़ पे पकड़, सुपरविज़न, इन सब को इंटेंसिफाई किया जाता है। ये सबसे सेंसिटिव टाइम है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि 13 तारीख को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक पोल होने वाला है। इसके लिए अभी से हमारी 48 आवर की गाइडलाइंस चालू हो गई हैं, जिसके तहत कोई भी जो रेसिडेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो अब कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। सारी तरह की पॉलिटिकल कैंपेनिंग अब एक तरह से निषेध हो गई है। केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग इसके लिए अब अलाउड रहेगी। पोल डे और पोल डे को फ्री और फेयर बनाने के लिए एक पूरा फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा एक्टिव हो चुका है। 284 बूथ्स में से 154 को हमने क्रिटिकल माना है और उन पे डिफरेंट तरीके के मेजर्स अप्लाई किए हैं। हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स, सीएपीएफ, आरएसी, पुलिस, और इसके साथ ही एक डिसीजन जो ज़िले में लिया है वो लिया है कि सारी हमारी जो लोकेशंस हैं 205 उनको वेब कास्टिंग के माध्यम से डायरेक्ट कैमरे की लाइव फीडिंग से जोड़ा जाएगा। और इसके साथ ही इन सारे एडिशनल मेजर्स के साथ हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स और वीडियोग्राफर्स के माध्यम से भी पोलिंग डे पे पूरी निगरानी रखेंगे। इन्हीं को चेक करने हमारे स्थायी अस्थायी नाकों पे नाकाबंदी, गाड़ियों की चेकिंग और बाकी इश्यूज़ को देखने के लिए अभी हम सब आए। मैम, दिव्यांग कितने मतदाता हैं जिनके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है? दिव्यांग हमारे लगभग 3500 से 3600 मतदाता हैं इस बार, और उसके लिए प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे हमने एक व्हीलचेयर की जो है वो व्यवस्था कर रखी है, प्लस प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे एक दिव्यांग सहायक भी लगा रखा है। इसके अलावा हमारे जो दिव्यांग सेल के हेड हैं वो सभी से फ़ोन पे भी टच में रहेंगे और कहीं भी हमारी ज़रूरत हुई तो हम बिल्कुल उसके लिए। क्योंकि 2 रातें हैं, आज की और कल की, दारू और मतलब
पैसा लगातार बढ़ रहा है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, उसके लिए अपन ने क्या व्यवस्था नहीं, ऐसी किसी भी सूचना को हमने इमीडिएट कॉग्निजेंस में लिया है और इसके लिए 3 तरह के सेल्स होते हैं। कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल है, मीडिया मॉनिटरिंग सेल है और हमारा वेबकास्टिंग सेल जो परसों एक्टिव हो जाएगा। इन तीनों ही माध्यमों से और किसी भी व्यक्ति के माध्यम से भी फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे अगर ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो उसके लिए इमीडिएटली एफएसटी, एसएसटी और सेक्टर ऑफिसर्स, इसके साथ ही कल से हमारे एरिया मजिस्ट्रेट्स भी एरिया में मूव करेंगे और सारी हमारी टीम ऐसी सारी इलीगल गतिविधियों पे हमारी नज़र है। उधर रामगढ़ उपचुनाव को लेकर अलवर जिला मुख्यालय पर सोमवार देर शाम पुलिस अफसरों की एक बैठक हुई। इसमें एसपी ने भयमुक्त चुनाव कराने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि उपचुनाव में कानून व्यवस्था के लिए पूरी तैयारी है, साथ ही करीब 28 मोबाइल फोर्स लगाई गई है। जैसा आपको ध्यान ही है, 284 बूथ है विधानसभा क्षेत्र में, 154 बूथ क्रिटिकल है, उन पर पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी हाफ सेक्शन हर बूथ पर, और सभी जो क्षेत्र है विधानसभा का वो उसमें 28 सेक्टर मोबाइल्स हैं, उनमें पुलिस जाब्ता रहेगा। नाके अपने काम कर रहे हैं। हर जो मोबाइल है उसमें होमगार्ड भी दिया गया है, पुलिस जवान दिए गए हैं, जो एरिया मजिस्ट्रेट हैं उनको भी 2 होमगार्ड दिए गए हैं सबको, और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनको पर्याप्त जाब्ता दिया गया है। 6 सुपरवाइजरी ऑफिसर लगाए हैं, 1 सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर है, प्लस लोकल एसएचओ सीओज हैं वो भी ड्यूटी पर रहेंगे। तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नियोजित किया गया है और बिल्कुल शांति से और भयमुक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट होगा। और वहीं रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रेस वार्ता हुई। इसमें इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा आदि मौजूद रहे। इस दौरान आरोप लगाया कि रामगढ़ में पुलिस प्रशासन लगातार सत्तारूढ़ भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। सोमवार रात को एक वीडियो भी वायरल किया गया जो धार्मिक और जातीय भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन बेवजह अनेक लोगों को गिरफ्तार भी कर रहा है। इसके अलावा जयपुर में बैठे एक आईपीएस द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों पर भाजपा का प्रचार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वोटिंग प्रतिशत कम कराने के साथ ही ईवीएम से भी छेड़छाड़ की जा सकती है। माननीय जूली जी ने फरमाया कि जिस तरह से इस चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, जिस तरह से बेकसूर लोगों को घरों में जाके रात को जाके उनको उठा लिया जाता है बिना कोई केस, बिना कोई मामले के, और 151 में बंद करके, जो आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, जो मोटरसाइकिल से सामने निकल रहा है, वो 151 में कैसे बंद कर सकते हैं उसको? लेकिन एक डर का और भय का माहौल बनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि रामगढ़ का जो चुनाव है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको एक दूसरे रूप में लड़ती है, एक माहौल बनाने की कोशिश करती है, और यही इनकी जो प्रैक्टिस है ये वापस चल रही है। खास तौर से हम सोचते हैं कि कल जो मतदान होगा उस मतदान में ये फिर वापस कोशिश करेंगे बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेस को, राजस्थान पुलिस को, ऐसे पोलिंग बूथ के ऊपर जहां कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता है वहां वोटिंग भी स्लो कराने की कोशिश करेंगे। इनके हाथ में है कि मशीन भी ये बंद करवा सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और पिछले 3 दिन में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर आए हुए हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यहाँ के डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, इन सब को हमने लिखित में प्रमाण के साथ हमने कागज़ उनको दिए हैं, कंप्लेन उनको दी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और प्रशासन से भी ये उम्मीद करते हैं कि आपको पार्टीबाजी नहीं बनना चाहिए। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन इस तरह की बात कहीं सामने आई तो ज़रूर जो अगली सरकार आने वाली है जो ज़रूर देखेगी कि कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है और कितने लोग पार्टी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। कि रामगढ़ में
पुलिस प्रशासन लगातार जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है और बीजेपी इस चुनाव के अंदर ओछे हथकंडे अपनाने पे तुली हुई है। कल भी रात को एक घटना की पोस्ट बीजेपी के लोगों के द्वारा डाली गई। मैंने स्वयं एसपी महोदय को और स्थानीय एसएचओ को इस बारे में बताया। एसएचओ मौके पे था। इस प्रकार की कोई घटना थी नहीं, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए लोग जिनके स्क्रीनशॉट भी मैंने पुलिस को उपलब्ध कराए थे, उनके द्वारा जाति और धर्म की घृणित बातें कहते हुए पोस्ट डाली गई थी। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कल चुनाव होना है, पोलिंग होनी है। हम चाहते हैं शांति के साथ पोलिंग हो और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उस पर पुलिस कार्रवाई करे। उधर विधायक मांगेलाल मीणा ने कहा कि इन बातों को चुनाव आयोग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में और संविधान में अधिकारों का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है। ये कोई धर्म और आस्था का चुनाव नहीं है जिससे कि भय युक्त वातावरण बना रही बीजेपी, जबकि लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। जिस तरह की ये कार्यशैली अपना रहे, ये टोटली गलत है और इसमें चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए, इसमें एक्शन लेना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। रामगढ़ में 13 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस और भाजपा ने रामगढ़ सहित उपचुनाव वाली सभी 7 सीटों पर जीत का दावा किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार रामगढ़ की जनता जुबेर खान द्वारा कराए गए विकास कार्यों को आधार बनाकर वोट देगी। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में ध्रुवीकरण एवं जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। चुनाव कल शाम को 5 बजे प्रचार खत्म होगा चुनाव का। हम मीटिंग करके या सोशल मीडिया के जरिए या इस तरीके से हम प्रचार नहीं कर सकते। डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर सकते हैं। ये चुनाव पूरी कांग्रेस पार्टी ने हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लड़ा है। और रामगढ़ क्षेत्र की जनता का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमसे वादा किया है कि जुबेर जी को श्रद्धांजलि के रूप में एक एक वोट वो लोग देंगे और उनकी जो 35 साल की सेवा में जो उन्होंने रामगढ़ में विकास कराया उनके नाम पर, और जो अधूरे कार्य उनसे रह गए उनको उनके बेटे आर्यन जुबेर से पूरे करवाने के नाम पर रामगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट दे रही है। निश्चित रूप से जनता जनार्दन का जो रुख है, जो प्रचार में हमें जनता ने आश्वस्त किया है, जो जनता का मन है, जो जनता का उत्साह है, उससे तय हो गया कि रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी आर्यन जुबेर को कल होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिस तरह से रामगढ़ में मेहनत की है और बहुत अच्छा काम किया है, आपको लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में काम करके या पूरी ईमानदारी से चुनाव जो सामना किया है, चुनाव लड़े, वो श्रद्धांजलि दी है कार्यकर्ताओं नेताओं? मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, जिन्होंने एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ा है। एक एक कार्यकर्ता हमारा फील्ड में था, एक एक हमारे नेता फील्ड में थे, और जो आदमी मन से प्रचार प्रसार करता है, मन से किसी के साथ लगता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे नेताओं के गाइडेंस में हम सभी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है उसका फल जनता हमें भाई आर्यन को चुनाव जिता करके देगी। सर, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से या प्रत्याशी की ओर से इस तरह का कोई बयान नहीं दिया जो नेगेटिव जाए या जिससे माहौल खराब हो, वो संतुलित भाषा का इस्तेमाल किया। चुनाव में नेगेटिव बयान देना भी नहीं चाहिए। कई बार देखिए, कल चुनाव हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के सभी नेताओं को और सभी कार्यकर्ताओं को यही रहना है। तो भाषा इतनी सदी हुई और एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक होनी चाहिए ताकि आगे आंखों में मलाल आंखों में बढ़ नहीं आए। आदमी के मिले तो भाईचारे से मिले। रामगढ़ क्षेत्र के विकास की बात है,
बीजेपी वाले अपना प्रचार कर रहे हैं, हमने अपना प्रचार किया, जनता आशीर्वाद देगी। लेकिन जुबेर जी की जो 35 साल की सेवा थी उससे जनता प्रभावित है और उनको श्रद्धांजलि के रूप में एक वोट रामगढ़ की जनता दे रही है। सर, बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे बटोगे तो कटोगे, इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया है, नारेबाजी भी हुई है। आपको लगता है कि ये जो उनका बयान है या भाषण है ये नफरत फैलाने वाला है या डराने वाला है? देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से निवेदन है कि इस तरीके के अनर्गल बयान जो देश को तोड़ने का काम करते हैं या देश में भाईचारा खत्म करने का काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे बयान देने वालों से कांग्रेस पार्टी को सख्त आपत्ति है। तो पूरे राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, क्या प्लान है पूरे राजस्थान को? उम्मीद है 7 के 7 सीट कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और बीजेपी ने जो पिछले 11 महीने में प्रदेश में एक ईंट तक नहीं लगाई, तो बीजेपी को जनता जवाब देगी। और कांग्रेस ने पिछले जो 5 साल में अशोक गहलोत जी की सरकार ने काम किए, उनका जनता हमको इनाम देगी। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार रामगढ़ में भाजपा प्रत्याशी करे 25,000 मतों से जीतेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन का फायदा रामगढ़ के प्रत्याशी को मिलेगा। सर, रामगढ़ में उपचुनाव में जो चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और कल वोटिंग होगी, पार्टी के अब जिला उपाध्यक्ष है, क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस चुनाव में मैं काफ़ी गांवों का दौरा किया है, लगभग रामगढ़ के सभी गांवों का दौरा किया है और मुख्यमंत्री जी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है और भारतीय जनता पार्टी की जो किसानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की और सबका साथ सबके विकास को लेके जो चर्चाएं शहर में और गांव में हो रही है ना, उससे ये लग रहा है कि चुनाव एक पक्ष है। चुनाव तो ये 40,000 से ज़्यादा जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। आज सुबह मैं 5:30 बजे, आप हंसोगे, मैं सुबह 5:30 बजे गोविंदगढ़ गया किसी कार्यक्रम में, तो 5:30 बजे सिख समाज के लोग, ऐसी समाज के लोग कम से कम ना तो 2,000 लोग इकट्ठे थे, गुरुद्वारे में सेवा कर रहे थे। सब लोग एक ही बात कह रहे थे, अशोकपंथ जीत गया, अशोकपंथ जीत गया। तो ऐसा माहौल बना हुआ है और राजस्थान में 7 सीट है और 7 हम जीतेंगे। सर, किन मुद्दों पर रामगढ़ में जो चुनाव लड़ा गया बीजेपी ने? देखिए, मुद्दे लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमारे भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री जी, उनकी बहुत साफ सुथरी छवि है। उन्होंने रामगढ़ के लिए जो दिया है ना, वो कभी 50 सालों में नहीं मिला। उन्होंने जो रेलवे ब्रिज का जो मामला था, बहुत पुराना चल रहा था। एक रेलवे स्टेशन का जो रोकने की ट्रेन थी, वो बहुत पुराने मामले थे। ऐसे बहुत सारी विकास की गंगा रामगढ़ में जो भाई है ना, भूपेंद्र जी आने के बाद, उससे जनता प्रभावित है। जनता एक पक्षीय माहौल है, बीजेपी जिंदाबाद। गौरतलब है कि रामगढ़ में भाजपा के सुखवंत सिंह और कांग्रेस से आर्यन जुबेर खान की सीधी टक्कर है, जबकि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सुमन मजोका भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मैदान से हट चुकी हैं। आमतौर पर रामगढ़ से जो एमएलए बनता है, जयपुर में उसके उलट दल की सरकार होती है, लेकिन भाजपा का दावा है कि उपचुनाव में यह परंपरा उलट जाएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के चलते उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार चौधरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह की रामगढ़ सभा में भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन दूसरे दिन ही वे भाजपा में शामिल हो गए। मिश्रा ने कहा कि इसके कारण तो पूर्व विधायक चौधरी ही बता सकते हैं, लेकिन रामगढ़ में कांग्रेस की हवा है और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूड़ा भाजपा में शामिल हो गए, तो क्या कारण रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गंडूड़ा जी मेरे बड़े भाई है, बिल्कुल बड़े भाई की तरह है। हम दोनों 3 साल तक कार्यकारी अध्यक्ष साथ साथ रहे पार्टी के जिले के। उसके बाद हम तो गंडूड़ा जी का बिल्कुल पूरा सम्मान करते थे, सभी कांग्रेस जन। और बीजेपी में शामिल होने से एक दिन पहले तक वो हमारे साथ मीटिंगों में थे। डोटास राजे की मीटिंग बड़ौदा में हुई थी, उसमें मंच पर थे। अब क्या उनके ऊपर प्रेशर बना, क्या उनके मनवाई, उन्होंने उससे बात नहीं करी। मैंने फ़ोन किया तो उनको फ़ोन स्विच ऑफ था, इसलिए ये उनका व्यक्तिगत मामला है, जिसका जवाब आपको वो ही देंगे। सर, रामगढ़ चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ेगा इस अगर नहीं, रामगढ़ चुनाव पर जनता कांग्रेस के साथ है। किसी के ज्वाइन करने से, छोड़ के जाने से, वापिस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
देवउठनी एकादशी पर मंगलवार को अबूझ सावे के चलते शादियों की धूम रही। इसके अलावा सामूहिक विवाह सम्मेलन भी करवाए गए। कोली समाज हितकारिणी समिति ने अलवर बस स्टैंड के समीप स्थित चित्रगुप्त छात्रावास में 20वां सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 4 जोड़ों का विवाह करवाया गया। इससे पूर्व सुबह बैंड बाजों के साथ अशोका टॉकीज के समीप स्थित नारायणी धर्मशाला से सामूहिक निकासी निकाली गई। समिति अध्यक्ष भवानी सिंह महावर ने बताया कि समिति द्वारा अब तक करीब 300 जोड़ों की शादी करवाई जा चुकी है। सर, कोली समाज हितकारिणी समिति अलवर राजस्थान द्वारा 20वां सामूहिक सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें 4 जोड़े बने बने। समिति द्वारा सभी जोड़ों को रसोई सामान, वस्त्र, गहने, आभूषण दिया जा रहा है और समिति द्वारा सभी जोड़ों के और बाहर से आए हुए लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई। उधर कोली समाज हितकारिणी समिति के महामंत्री ललित ने बताया कि 20 वर्षों से यह विवाह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। वहीं सभी जोड़ों को उपहार भी प्रदान किए गए हैं। कोली समाज हितकारिणी समिति की ओर से 20वां सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। करीब 20 साल से हम इस सम्मेलन को कर रहे हैं। हर बार करीब जितने भी जोड़े आते हैं ज्यादा से ज्यादा उनको इतने जोड़े हम करते हैं। इस बार 4 जोड़ों का विवाह किया जा रहा है। अलवर से और अलवर के आसपास से गाँव से आए हुए लोग हैं। समाज के सहयोग से और पदाधिकारियों के सहयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। उधर अलवर स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला में सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 13 जोड़ों का सर्व जातीय विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य ट्रस्टी सतीश भाटिया ने बताया कि यह 3रा विवाह सम्मेलन है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए यह विवाह सम्मेलन उपयोगी साबित हो रहा है। मंगलवार को फेरू से पहले निकासी भी निकाली गई। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज 13 जोड़ों का विवाह किया जा रहा है। ये 13 जोड़ 13 बार 10 बजे यहाँ से प्रसाद धर्मशाला चले, मुख्य बाजार में होते हुए यहाँ 12 बजे आए। 12 बजे इनको हमने वरमाला का कार्यक्रम किया। अब संस्कार फेरे चल रहे हैं, उसके पश्चात काफी सामान दिया जाएगा। और वहीं देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में अलवर के सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न हुआ। महंत राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय माना जाता है। वहीं प्रभु श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी माता को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, जिनका विवाह शालिग्राम भगवान से हुआ था। वहीं शालिग्राम भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के रूप में ही माने जाते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। आज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में जो ये कार्तिक मासम चल रहा है, कार्तिक का 1 महीना चल रहा है, बड़ा पुण्य का महीना है ये। इसके अंदर ये बड़ी विशेषता है कि जो हमारे यहाँ विवाह उत्सव और मांगलिक कार्य वो बंद होते हैं, लेकिन एकादशी जो आज है इसके अंदर देवउठनी एकादशी के नाम से इसको माना जाता है। और जो शालिग्राम जी हैं और तुलसी का बड़ा ही विवाह होने के बाद ये मांग के चलते हैं कि हमारे देश के अंदर जो विवाह उत्सव और मांगलिक काम है वो विधिवत शुरू हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के दरबार में महिलाएं और जो भी यहाँ आती है वो सुबह कार्तिक का स्नान करती हैं और बड़े उत्साह के साथ 1 महीना यहाँ पे हवन भी चलते हैं और जो भी मांगलिक काम है उनको शुरुआत करने के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि भाई सारे काम निर्विघ्न संपन्न हो। अलवर के कोतवाली थाना अंतर्गत स्वर्ग रोड पर महिला की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ डॉक्टर पूनम ने बताया कि 10 जुलाई को गोपालपुर निवासी रमेश चंद ने मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया कि रमेश चंद की बेटी नेहा को उसके पति, देवर और सास द्वारा फंदा लगाकर मार दिया गया है। वे हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। इसके अलावा दहेज का सामान मृतका के पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। देखिए 10 जुलाई 2024 को कोतवाली थाने में एक परिवादी रमेश चंद निवासी गोपालपुरा, उसने मुकदमा दर्ज करवाया कि मेरी बेटी नेहा को उसके ससुराल वाले पति लोकेश कुमार, सास और देवर ने उसको फांसी पे लटका करके मार दिया है। वो मेरी बेटी को अक्सर दान दहेज के लिए परेशान तंग करते रहते थे, जिसके कारण से मेरी बेटी को उन्होंने मार दिया है। इस पर प्रकरण दर्ज हुआ।
गोंदगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम नैयाना में होटल पर खाना खाने गए चाचा भतीजे के साथ कुछ लोगों ने विवाद किया। इसके बाद उनके घर में घुसकर मारपीट कर डाली। बीच बचाव में परिवार के कुछ लोग भी घायल हुए हैं। इनमें से 2 लोगों को जिला अस्पताल और 2 को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित कमल ने घटनाक्रम की जानकारी दी, साथ ही बताया कि मारपीट में उसके अलावा दीपक, रामकिशन और हरिराम घायल हुए हैं। इसकी सूचना गोंदगढ़ पुलिस को दे दी गई है। कहाँ के निवासी हो? न्याणा। क्या घटना हुई है? ये साहब, हम एक होटल पे खाना खाने गए थे और वहाँ आके नहीं मेरे भतीजा पे मारपीट करी। मैंने उसको धमकाया, घर पे आके साहब हमारे लठ मार दिया। कौन कौन लोग थे? एक चेतराम था, उसका लड़का था मोनू, एक बुधराम था, एक पवन था और एक और तो उसका नाम ध्यान नहीं। एक उसका साड़ा का लड़का था। कितने लोग थे? 8-7 आदमी। किस चीज से हमला किया? लठ भी थी, कस्सी भी थी, वो बड़ी कस्सी जो नरमन लड़ाते हैं जिससे। तो कोई आपकी कोई पुरानी रंजिश है कि नहीं, कोई रंजिश नहीं थी हमारी। उन्होंने कोई शराब पी रखी? शराब तो पी रखी थी। अलवर शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं और वे पलक झपकते ही बाइक का ताला तोड़कर चोरी कर लेते हैं। सदर थाना अंतर्गत विज्ञान नगर में इसी तरह की घटना सामने आई है। पीड़ित ने बताया कि उनके घर के सीसीटीवी कैमरे में एक युवक बाइक को ले जाता नजर आ रहा है। पीड़ित ने इस घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दे दी है। अलवर के अग्रसेन मार्ग स्थित ओसवाल स्कूल में विजेता अलवर हॉकी टीम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। निदेशक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि उदयपुर में आयोजित हुई 68वीं राज्य प्रतियोगिता में अलवर टीम ने ओसवाल स्कूल टीम के नेतृत्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऐसे में शिक्षण समिति के सचिव राकेश बोरा ने टीम के कोच शिव कुमार और मैनेजर हरिओम पटेल का शॉल उड़ाकर और नगद राशि देकर सम्मान किया। वहीं विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन राशि एवं मेडल प्रदान कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल मोना दुबे सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। आज ओसवाल स्कूल अलवर में राजस्थान 19 वर्षीय हॉकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले की टीम जो प्रथम स्थान पर आई थी, जिसका नेतृत्व ओसवाल स्कूल की टीम ने किया था, उस टीम का विजेता होने पर यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस सम्मान समारोह में इस हॉकी टीम के कोच माननीय शिव कुमार जी एवं टीम मैनेजर हरिओम जी पटेल का जैन शिक्षण समिति के सचिव श्रीमान राकेश जी बोरा साहब ने माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर एवं नगद राशि देकर सम्मानित किया। राजर्षि अभय समाज द्वारा इस वर्ष के रामलीला एवं भर्तरी नाटक के समापन के बाद भंडारा किया गया। यह भंडारा भर्तरी धाम में हर साल की तरह आयोजित हुआ। संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि हवन और आरती के साथ भर्तरी बाबा को भोग लगाकर भंडारा प्रारंभ किया गया। इस भंडारे में संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा सहित पदाधिकारी, कलाकार, सदस्य एवं स्वयं सेवक शामिल हुए। वहीं राजेंद्र आचार्य के निर्देशन में रवाना टीम ने व्यवस्थाओं की देखरेख की। अलवर में गुरुद्वारा कमेटी द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है। इसके 12वें दिन खासी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं यह प्रभात फेरी को केवल एक दिन शेष रह गया है। 13 नवंबर को मालागढ़ बाजार से भव्य नगर कीर्तन निकलेगा। इसका जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जाएगा। नगर कीर्तन का समापन स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में होगा। वहीं 13 तारीख से ही गुरु ग्रंथ साहब के लगातार पाठ चलेंगे। इनका भोग 15 नवंबर को पड़ेगा। वहीं इस दिन पाठ के भोग के बाद विशाल लंगर का आयोजन किया जाएगा। उधर मंगलवार को प्रभात फेरी में सेवादार भूपेंद्र राजू, गुरप्रीत, हैप्पी, हरमीत, सीए विशाल वाधवा एवं मधु हर्ष भाटिया सहित अन्य सेवादारों ने भाग लिया। विधिक सेवा सप्ताह के तहत राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में अलवर के आदिनाथ जैन बीएड कॉलेज में जागरूकता शिविर लगाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती पूजन के साथ हुआ। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की थीम सॉन्ग एक मुट्ठी आसमान का प्रदर्शन भी हुआ। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने बताया कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने अन्य विधिक जानकारी भी प्रदान की। इसके अलावा सोनी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में अवगत करवाया। जागरूकता शिविर के दौरान मंच संचालन सुनीता आचार्य ने किया। अंत में प्राचार्य अनिता सोनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ।
पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, GPS, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, RTO फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन RTO ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 7333992812। दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू चैंपियन मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। चैंपियन मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जे प्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं।
क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ। किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा। जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर उस लोकेशन पर जहां से आपके प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड नियर वंडर रेजिडेंसी अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। जयंती बंटा जीरा, चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नीमराना दिल्ली हाईवे पर 3 वाहन आपस में टकरा गए। यहां फ्लाईओवर से नीचे उतरते समय ट्रोला का एक अन्य वाहन के कारण संतुलन बिगड़ गया। ऐसे में वह आगे चल रही सवारियों से भरी बस सहित मुन्ननवाड़ा गौशाला के कैंप पर गाड़ी से टकरा गया। गनीमत रही कि कोई जन हानि नहीं हुई। ट्रोले के चालक संजय कुमार ने घटना की जानकारी दी। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सर्विस टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों के साइड में बैरिकेड्स लगाकर यातायात को सुचारू करवाया। उधर नीमराना थाना प्रभारी महेंद्र सिंह यादव ने घटना को लेकर अनभिज्ञता जताई। नाला निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने टपुकड़ा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें जानकारी दी गई कि पेट्रोल पंप से लेकर नरेश जांगड़ी की दुकान तक नाला निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे में गंदा पानी सड़क पर भर जाता है। वहीं गोपाली चौक से पेट्रोल पंप तक सड़क पर पानी भरने की वजह से सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। ज्ञापन सौंपने वालों में जयपाल, धर्मवीर जांगड़, अनिल अग्रवाल, कक्कू गर्ग, नितिन गर्ग और मोनू गर्ग आदि शामिल थे। कुछ जगह पे नाला नहीं बना हुआ था, नाला निर्माण के लिए ज्ञापन दिया है और अति शीघ्र वहां पे नाला बनवा दिया जाएगा। शाह अलवी एसोसिएशन ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसमें एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान रहमान अलवी शाह ने टपुगड़ा के समीप ग्राम मुसारी के सलीम शाह को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका ग्रामीणों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव अजहर शाह सहित रज्जाक खान, हाजी मोहरा, हाजी कासम शाहुन, शाहिद खान, रुस्तम शाह, मास्टर अमीर और आसिफ आदि मौजूद रहे। शाह अलवी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के मनोनीत हुए, जिससे हमारे समाज में खुशी की लहर थी। खुशी की लहर को देखते हुए हमारे बड़े भाई का सम्मान किया। अलवर के इटाराना फाटक के समय मोनी बाबा की गौशाला के समय भागवत कथा जारी है। यह कथा व्यास साध्वी दयादास महाराज ने कान्हा की बाल लीलाओं का वर्णन किया। रामशरण दास महाराज के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में अनेक भक्त झूम उठे। वहीं प्रवक्ता राजेश जोशी ने आयोजन की जानकारी दी। इस मौके पर उदयचंद शर्मा, मुरारी लाल, सोमनाथ वर्मा, सुमन खंडेलवाल, श्याम खंडेलवाल, श्री कृष्ण शर्मा और शकुंतला शर्मा आदि की उपस्थिति रही। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी पर मालाखेड़ा के श्याम मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ श्रद्धालु नारियल में से दंडोती देते हुए पहुंचे। मंदिर में खाटू वाली शाम की ज्योति प्रज्वलित है। वहीं भक्त सतीश कुमार ने बताया कि देवटनी एकादशी के साथ ही श्याम बाबा का जन्मदिन है और यहाँ श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। देवटनी एकादशी व श्याम जन्मोत्सव के अवसर पर मालाखेड़ा में उपस्थित श्याम मंदिर पर भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे सुबह से ही दंडोती लगाते हुए बाबा के पहुंच रहे हैं। महिला पुरुष सभी श्रद्धालुगण उसमें भाग ले रहे हैं। मालाखेड़ा राजगढ़ रोड सहित सोलंकी मोहल्ले स्थित हनुमान मंदिर के समीप बिजली के तार दुर्घटना की वजह बन सकते हैं। खुले हुए ढीले तारों के कारण बड़े वाहन करंट की चपेट में भी आ चुके हैं। इसके बावजूद भी विद्युत लाइन को टाइट नहीं किया गया है। वहीं बड़े वाहनों से तार टकराने के बाद शॉर्ट सर्किट के चलते घर में लगे हुए उपकरण भी फूंक जाते हैं।
मालखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर देवटनी एकादशी को शादियों के चलते हलवाइयों के पास दूध, पनीर और दही आदि का टोटा बना रहा। ऐसे में पूर्ति करने के लिए लोगों को अलवर जिला मुख्यालय पर सरस डेयरी आदि से यह वस्तु लानी पड़ी। क्षेत्र के निवासी कमल सिंह, शशि कुमार शर्मा, सरवण शर्मा, केदार शर्मा और हुकुमचंद ने बताया कि अलवर से दूध, दही आदि मंगवाकर बारात में खातिरदारी के लिए वस्तुएं तैयार करवाई गई। उधर फल सब्जी मंडी में भी अनेक सब्जियों के भाव मांग अधिक होने के कारण बढ़ गए। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में देवोठनी एकादशी का बहुत सावा है और यहाँ के दूधिये अलवर में दूध की सप्लाई करते हैं, इसलिए शादी विवाह वालों को दूध दही का टोटा दिखाई दिया। लेकिन सरस की ओर से दूध दही की सप्लाई होने पर शादी विवाह के कार्यक्रम सफल हो सके। मैं अवधेश सिंह। उमरेण ग्राम पंचायत में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी की बर्बादी जारी है। यहां विद्युत निगम कार्यालय से आगे अलवर जयपुर हाईवे के समीप से पाइपलाइन गुजर रही है। इसके अलावा विद्युत पोल मौजूद होने के कारण करंट आने का डर बना रहता है। टूटी हुई पाइपलाइन से कार्यालय के समीप बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया है। जागरूक लोगों ने जल विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अलवर जयपुर हाईवे पर स्थित साहुड़ी बस स्टैंड मार्ग पर गहरे गड्ढे होने की वजह से हादसों का खतरा बना हुआ है। साथ ही वाहनों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक लक्ष्मी नारायण ने बताया कि इन गड्ढों में पानी भी भरा रहता है। ऐसे में अक्सर दोपहिया वाहन चालक फिसल जाते हैं। लोगों ने इस मार्ग को दुरुस्त करवाने की मांग उठाई है। ये अलवर जयपुर हाईवे और इससे निकलने में बहुत परेशानी होती है। इसमें काफ़ी खड्डे हैं और 24 घंटा पानी भरा रहता है। 2 दिन तो हादसे हो चुके थे। एक मोटरसाइकिल वाला गिर गया और एक टेम्पू पलट गया। अकबरपुर में देवटनी एकादशी पर मंगलवार को सुबह से ही मांगलिक कार्यों के चलते चहल पहल बनी रही। इस दिन अबू सावे की वजह से सैकड़ों शादियां संपन्न हुई। इसके चलते क्षेत्र में शहनाई गूंजती रही। दूसरी ओर दूध, मावा और पनीर सहित फूलों के दामों में तेजी देखने को मिली। उधर स्थानीय बाजार में शादियों से जुड़ी खरीदारी जमकर हो रही है। सैस्का के टाइगर ST 2303 को बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भेजे जाने से यहां बाघों की संख्या 43 से घटकर 42 रह गई है। गौरतलब है कि इस बाघ को हरियाणा के झाबुआ में ट्रैंकुलाइज कर बूंदी ले जाया गया था। इस टाइगर की टेरिटरी बालाकिला बफर एरिया में थी। अधिकारियों का कहना है कि यदि इसे फिर से बालाकिला बफर जोन में छोड़ा जाता तो यह फिर से झाबुआ के जंगल में जा सकता था, इसलिए उसे दूसरे वन क्षेत्र में भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बाघ 3 माह से बाहर था और इस दौरान 5 लोगों पर हमला भी किया था। इसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए सैस्का, रणथंभौर, सवाई माधोपुर और नारगढ़ सेंचुरी की टीम ने अलग अलग मोर्चे संभाले। आखिरकार सवाई माधोपुर की टीम को सफलता मिल गई। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार से श्री जगन्नाथ मंदिर में देवटनी एकादशी पर श्याम बाबा का जन्म उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर महंत पूर्णदास और पंडित मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि सुबह 5:15 बजे खाटू श्याम बाबा की महाआरती की गई। इसके बाद कलाकंद का भोग लगाया गया। मंदिर को रोशनी से सजाया गया और आतिशबाजी हुई। वहीं मंदिर में जयकारे गूंजते रहे। इस मौके पर पंडित रोहित शर्मा, मुकुल बड़ाया, राजकुमार गुप्ता, मयूर खंडेलवाल, अमन पवार, पवन खटवा, अरुण शर्मा और शीला खोटेटा आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। खैरथल नई अनाज मंडी के व्यापारी मंगलवार को अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी अधिकारियों से मुलाकात की गई। इस दौरान एसआई प्याज मंडी की समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया। गुप्ता ने बताया कि मंडी का गेट रात को 12 बजे तक खुल रहा है। ऐसे में बाहर पड़ी कपास के चोरी होने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा प्याज से भरे ट्रैक्टरों का भारी आवागमन होने पर मंडी में निकलने का रास्ता तक नहीं होता। वहीं मंडी के अधिकारियों ने समस्या के जल्द निस्तारण का भरोसा दिलाया है। सर, आज ये अनाज मंडी के व्यापारी आए थे, कुछ समस्या प्याज मंडी लग रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज अनाज मंडी से व्यापार मंडल के कुछ प्रतिनिधि हमारे पास आए थे। जो हमारे यहाँ जो है स्थायी प्याज मंडी लग रही है, उससे उनको कुछ व्यवस्थाएँ हो रही है, उसको लेके वो अपनी समस्याओं से हमें अवगत करवाया है और हमने उनको पूर्ण आश्वासित किया है कि उनका जल्दी ही उनकी समस्याओं का निराकरण करवा देंगे। प्याज की वजह से हमारे अनाज मंडी में व्यापारियों को काफ़ी असुविधा हो रही है। रात को पूरी रात गेट खुला रहा, जिससे हमारे यहाँ माल चोरी होने का, कपास में आँच अग्नि लगने का काफ़ी अंदेशा बना हुआ है। और किसान इतने आ गए, छोटी मोटी हमारे यहाँ आग लगने की घटना भी हुई मंडी में। हमारा प्रशासन से निवेदन है, हमारे अनाज मंडी के व्यापारियों की सुनी जाए और रात की सभी व्यवस्थाओं, चोरी की और हमारी व्यवस्था सारी देखी जाए। जो ये गेट खोला जा रहा है रात को, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? रात को जो गेट खुल रहे हैं, ये मना कर दी थी, परंतु किस कारणवश रात को गेट खुल रहे हैं
ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। रात को गेट खोलने से हमारे मंडी में माल चोरी होने का, कपास में आंच लगने का बहुत ज़्यादा डर है। और वहीं खैरतल नई अनाज मंडी में मंगलवार को प्याज की 1 लाख कट्टों की आवक हुई। व्यापारी नथुमल ने बताया कि आसपास के क्षेत्र से भारी आवक हो रही है। वहीं व्यापारी निकेश यादव के अनुसार अधिक आवक के कारण कुछ ट्रैक्टरों की प्याज की बोली नहीं लग पाई। वहीं थोक में प्याज के भाव 20 रुपए से लेकर 38 रुपए तक बने रहे। उधर एक किसान ने बताया कि दाम गिरने से उन्हें नुकसान हो रहा है। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में खैरतल के गुरुद्वारा साहब मक्खन शाह लवाना से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इस दौरान अरदास करती संगत गुरु नानक देव के शब्द कीर्तन करते हुए चलती है। प्रभात फेरी में पंज प्यारों की मौजूदगी भी रहती है। गुरुद्वारा प्रधान डॉक्टर BS खालसा ने इस बारे में जानकारी दी। ग्राम नांगल सालिया में जानलेवा हमले के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोट कासिम थाना अधिकारी नंदलाल जांगड़ ने बताया कि राहुल चौहान और उसके साथियों पर अवैध शराब बेचने के मामले में श्याम सिंह पर हमले के आरोप हैं। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने राहुल चौहान सहित मोहित सिंह, सतीश और राजकुमार को गिरफ्तार किया है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 1811 युवाओं को रोजगार मिला। जिला कलेक्टर ने रोजगार मेले का निरीक्षण किया, साथ ही स्टॉलों पर जाकर नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन और नियुक्ति संख्या की जानकारी प्राप्त की। इस शिविर में लगभग 2000 युवक युवतियों ने भाग लिया। यहाँ भिवाड़ी, नीमराणा, अलवर, बावल और मानेसर की 45 कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिविर के प्रारंभिक सत्र में बीड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल प्रकाश द्वारा निरीक्षण किया गया, जबकि प्रभारी के रूप में तिजारा SDM संजीव वर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा DIC के महाप्रबंधक सुजीत सिंह खोरिया, तहसीलदार शैतान सिंह और सहायक रोजगार निदेशक बाबूलाल आदि उपस्थित रहे। अलवर के फ्रेंड्स कॉलोनी अलकापुर स्थित श्री रामेश्वर मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। तीसरे दिन स्वामी कमलदास बापू ने देवराज, विंदुक और चंचुला की कथा सुनाई और बताया कि दुष्टता के बावजूद इन्होंने किस तरह शिव महापुराण कथा सुनकर शिवलोक की प्राप्ति कर ली। उधर कथा सुनने वालों में पार्षद कुलदीप माथुर, राजकुमार, सरोज शर्मा, उषा सैनी, संजू सैनी और ओम लता आदि की उपस्थिति रही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामगढ़ में 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए भारी जाब्ता किया तैनात। 150 से ज्यादा क्रिटिकल बूथों पर लगाई पैरामिलिट्री फोर्स। अवैध शराब और पैसे के लेन देन पर निर्वाचन विभाग ने टिकाई नजर। अफसरों ने नाकों का लिया जायजा। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल के दबाव में सरकारी मशीनरी द्वारा काम के लगाए आरोप। जितेंद्र सिंह और जूली ने उपचुनाव की व्यवस्था पर उठाए सवाल। और उपचुनाव मतदान से पहले कांग्रेस और भाजपा ने की अपनी जीत के दावे। सुखवंत सिंह और आर्यन जुबेर में है सीधी टक्कर। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।